हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आप लोग को आवाज़ आ रही है तो अपना प्रेजेंस दर्ज करवाएं यहाँ पे। ठीक है। आप लोग अपना प्रेजेंस यहाँ पे दर्ज करवाइए। क्लास शुरू होने में थोड़ा सा वक्त लगा है। बात करते हैं हम लोग आज अपने अगले टॉपिक के बारे में। जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कोई प्रॉब्लम? गुड मॉर्निंग। जो क्वेश्चन हम बनाने के लिए दिए थे वो बन गया है? नहीं बना है। कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है? क्वेश्चन नंबर नहीं, हम समझ गए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? हाँ, हम पूछ रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? एस क्वेश्चन नंबर। कल जो दिए थे क्वेश्चन नंबर नहीं था। क्या नहीं बना है ये लिख दो। चार दिए थे ना, चार का। वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? वीडियो क्लियर है? जो दिए थे वो समझ में नहीं आया था। चलो तो एक और हम इसमें इस एग्जांपल लेते हैं और बना के। क्वेश्चन तो यही दिए थे ना कि क्वेश्चन यही दिए थे कि N2O3, ठीक है, NO2, N2O4 और N2O5, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। यही नहीं निकला है। इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। क्या ये नहीं निकला है?
निकल गया है नहीं। चलो तो इसमें से एक और बताते हैं। निकालना तो तुम ही लोगों को पड़ेगा, चाहे तुम लोग जितने दिन में निकालो। देखो, बताए थे कि ऑक्सीजन पे क्या होता है -2। ऑक्सीजन पे -2 क्यों होता है वो भी हम बता दे रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर हम लिखेंगे इसको तो 1s2 2s2 और 2p4 ऐसे लिखेंगे। 1s2 2s2 2p4। तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 4 और 2 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है? तो रिक्वायरमेंट है 2 की और, यानी कि इसमें और 2 जोड़ दिया जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन को जो है 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 उसको चाहिए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। जबकि दूसरा एक केस ले लेते हैं प्लस वाला, सोडियम को देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 1s2 2s2 और 2p6 और 3s1। तो बाह्यतम कक्ष में से कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1। और अगर ये बाहर कर दे, निकाल दे बाहर, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा इसके बाह्यतम कक्ष में। तो ये अपना निकालना चाह रहा है, ऑक्सीजन 2 लेना चाह रहा था, तो लेना चाह रहा था तो -2। और ये देना चाह रहा है तो कितना देना चाह रहा है? 1। तो इसका कितना हो जाएगा? +1। तो इसी तरह से जो है क्या होता है, +1 जो है इसका आता है सोडियम का, तो सोडियम का +1 आया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 और +1 उसके वैलेंसी के, उसके संयोजकता के आधार पर निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि फिर इस केस में पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन का निकालिए। तो जिसका भी निकालना होता है उसको मान लेते हैं हम x। तो नाइट्रोजन कितना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2x और प्लस आता कितना है? -2 और इक्वल टू टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज पावर में है? नहीं, तो नहीं है तो कितना लिखेंगे? 0। तो 2x माइनस 3 × 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 उधर जाएगा तो 2 से वो कट जाएगा तो +3। तो देखो तुम्हारे टेबल में N2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिया हुआ होगा। N2O3 का N2O3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ही दिया होगा। क्लियर है? अब बन जाएगा। आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसलिए शायद नहीं आ रही होगी। ठीक है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा ये। मेरे वॉइस में ही प्रॉब्लम है। क्या हो रहा है? कट कट के आ रहा है कि धीरे आ रहा है? कैसी आ रही है आवाज?
चलो अगर वीडियो साफ है तो उसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। कट कट के आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। तो बारिश तो लगातार हो रही है, उसकी वजह से हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग का टॉपिक है HNO3। अगला टॉपिक है हम लोग का HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड है इसको। ठीक है, इसके बारे में अब एक चीज और यहाँ पे बतानी है हमको, ऑक्सो एसिड। ठीक है, यहाँ से ऑक्सो एसिड मिलेगा तुमको। ऑक्सो एसिड किसको बोलते हैं? ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, अननोन नॉन मेटल हो। ठीक है, जैसे इसमें इस केस में नाइट्रोजन है। इन तीनों से मिलके जो एसिड बनेगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड। तो ना सिर्फ नाइट्रोजन का, आगे हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस का, ठीक है, उसके बाद सल्फर का, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद आयोडीन का, उसके बाद ब्रोमीन का। तो सारे ही केस में जैसे नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? ऑक्सो एसिड। वैसे फास्फोरस भी बनाएगा, सल्फर भी बनाएगा, क्लोरीन भी बनाएगा, आयोडीन भी बनाएगा और ब्रोमीन भी बनाएगा। ये सारे बनाते हैं। तो कोई पूछे कि ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो नॉन मेटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो अम्ल का निर्माण करता है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सो एसिड बोलेंगे, उसको ऑक्सो एसिड बोलेंगे। अभी है क्या कि ये जो है सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो तुम लोग को अलग से इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसको बार बार सुन सकते हो, और जो अभी हम डेफिनेशन बोले हैं उसको रोक के जितनी बार मर्जी करे उतनी बार लिख लो। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल जो है वो किसको बोलते हैं। तो ये बोलते हैं हम लोग HNO3 को। HNO3 को, जो NO3 है, जो यहाँ पे NO3 है उस पे होता है -1, इसको बोलते हैं नाइट्रिक। ठीक है, जबकि NO2 माइनस होता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस। और हाइड्रोजन के साथ ये भी जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ ये भी जुड़ेगा, तो क्या बोलेंगे? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन के साथ जब जुड़ जाए तो, और इसको बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। ठीक है, इसको बोलेंगे नाइट्रस अम्ल। तो दो होगा, दो के साथ होगा तो नाइट्रस अम्ल। तो HNO3 होगा तो नाइट्रिक अम्ल, और HNO2 होगा तो नाइट्रस अम्ल। क्लियर है? तो ये दो तो यहाँ पे हो गए हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स जो है यहाँ पे दो हो गए हमारे पास, HNO3 और HNO2। एक और बनता है जिसको बोलते हैं हाइपोनाइट्रस अम्ल। उसका होता है फॉर्मूला N2 और O2, H2N2 और O2। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है हमारा है नाइट्रिक अम्ल ही है, और उसी को हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में अभी अभी हम लोग देखे हैं कितना होता है? 5 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसको कितने जो बॉन्ड से जोड़ना है? 3 और 1 4। एक हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ा हुआ, और 3 जो है ऑक्सीजन है। तो एक तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो एक तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अब बचा इसके पास 3। एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और उसको आगे जोड़ देते हैं हाइड्रोजन के साथ।
तो इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से एक नाइट्रोजन दे दिया और एक हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, एक नाइट्रोजन दे दिया और एक हाइड्रोजन, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसको 2 चाहिए था ऑक्सीजन को, -2 होता है, 2 चाहिए था, तो ये दोनों का दोनों ये इसको दे दिया। नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं, 2 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। अब बचा इसके पास एक लोन पेयर, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन को पूरा का पूरा ये दे देगा। तो इसके पास बचते हैं 3 के 3 लोन पेयर, 2-2 के फॉर्म में जो होता है उसको लोन पेयर बोलते हैं। ये ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी एक-एक करके साझा किया है इन दोनों से। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हम लोग का HNO3 का, HNO3 का ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि नाइट्रोजन के कितने ऑक्सो अम्ल बनते हैं। तो नाइट्रोजन के टोटल ऑक्सो अम्ल बनते हैं 3। एक तो हो गया नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है हाइपोनाइट्रस अम्ल, हाइपोनाइट्रस अम्ल, तीसरा जो है वो क्या है, हाइपोनाइट्रस अम्ल। तो यहाँ पे हम लोग का ये पूरा का पूरा पार्ट जो है इसके स्ट्रक्चर का और इसके नामकरण का खत्म होता है। अगला सेक्शन जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे विरचन। विरचन का मतलब होता है प्रिपरेशन। अगर नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो बनाना, कैसे बनता है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो HNO3 का लेबोरेटरी वाला जो प्रोसेस है वो पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग औद्योगिक देख लेंगे, इंडस्ट्रियल देख लेंगे। पहला क्या है हम लोग का NaNO3 NO3 होना चाहिए क्योंकि हम लोग नाइट्रिक बनाने जा रहे हैं। तो NaNO3 का रिएक्शन करा देंगे H2SO4 से। ठीक है, NaNO3 का रिएक्शन किससे करा दिए हैं, H2SO4 से। तो इधर नेगेटिव SO4 2- है, इधर नेगेटिव NO3 माइनस है, तो इसका नेगेटिव पार्ट ये कैसे टूट जाएगा, Na प्लस और NO3 माइनस, ये कैसे टूट जाएगा, 2H प्लस और SO4 2 माइनस में। तो इसका माइनस इसके प्लस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या बनेगा, Na SO4 के साथ गया है तो Na पे तो एक ही प्लस है और इसको देना 2 है, तो Na को कितना कर दें, 2, Na2SO4 नाम हो जाएगा इसका सोडियम सल्फेट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का HNO3, क्या हो जाएगा, HNO3। और इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल। तो हमको यही बनाना था, ये वाला सेक्शन हमको बनाना था। तो HNO3 हम लोग लेबोरेटरी में बनाना चाहें तो ये रिएक्शन हम लोग प्रोसीड करवा सकते हैं, NaNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे सोडियम सल्फेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट भी बन जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कब बनता है, NaHSO4, ये अगर आ जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स्ट्रा था, तो ये फाइनल स्टेज में बनता है Na2SO4। खैर हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या था, HNO3, और HNO3 जो है हमको मिल रहा है, HNO3 जो है हमको मिल रहा है, और मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये तरीका हमारा विरचन का हो जाएगा, किसके लिए, HNO3 बनाने के लिए लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में अगर हमको बनाना है तो ये तरीका हम लोग अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, ये तो लेबोरेटरी में बनाने के लिए हुआ। अगर बड़े स्तर पर बनाना है, HNO3 का बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, बम वगैरह बना, एसिड से संबंधित जितने भी चीजें होती हैं, जैसे घर साफ करना, बाथरूम साफ करना, उन सब में भी इसका उपयोग होता है। तो 2 एसिड, नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इन दोनों का उपयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में बहुत है। ठीक है, बैटरी वगैरह में जो डालते हैं वो H2SO4 डालते हैं।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग व्यापक स्तर की। व्यापक स्तर की बात करेंगे हम लोग। व्यापक स्तर का मतलब क्या हुआ? बड़े स्तर पे हम जब बना रहे होंगे तब की बात कर रहे हैं। बड़े स्तर पर इसको बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? ओस्टवाल्ड प्रक्रम। नाइट्रिक अम्ल को बना तब की बात चल रही। जैसे हम लोग अमोनिया देखे थे बड़े स्तर पर बनाने के, तो अमोनिया जो है बड़े स्तर पर जब बना रहे हैं तो किस प्रक्रम से बना रहे थे? प्रक्रम का नाम था हाबर प्रक्रम। क्या नाम था प्रक्रम का? हाबर प्रक्रम। ठीक है। हाबर प्रक्रम की सहायता से हम लोग बना रहे थे। तो ओस्टवाल प्रक्रम में हमारे पास स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। इस तरह से हम लोग एक एक करके बढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? पहले स्टेप में हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, NH3 का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, जो हम लोग लिख रहे हैं उसी को हम लोग शब्दों में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? रिएक्शन अगर हमको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का याद है तो हम लोग इसको शब्दों में भी लिख सकते हैं। आसान है शब्दों में भी लिखना, हम बता देंगे कैसे लिखना है, सिर्फ सुनते रहना। ठीक है, देखो अमोनिया का रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो अमोनिया जो है दो प्रोडक्ट बनाएगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, बनाएगा NO। NO हम लोग देखे थे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोला गया था इसको, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में। और प्लस हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? H2O। तो इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? शब्दों में लिखेंगे कि पोस्ट वाल प्रकरण में प्रथम चरण में स्टेप 1 में अमोनिया की अभिक्रिया O2 से कराते हैं। अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वायु की उपस्थिति में अमोनिया को की अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, इसके लिए जो उत्प्रेरक रखते हैं वो रखते हैं प्लेटिनम। जैसे हाबर प्रक्रम में क्या उत्प्रेरक था? आयरन। इस प्रक्रम में कौन सा होता है? प्लेटिनम। और जो तापमान रखते हैं वो कितना होता है? 500 केल्विन या इससे ज्यादा। और अगर दाब की बात करें तो दाब जो है 9 से 10 बार होता है। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया पहला। पहले प्रोसेस से हमको मिला क्या? स्टेप 1 में हमको क्या मिला? तो हमको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल गया। स्टेप 1 का जो प्रोडक्ट है हमको मिल गया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो एक बार फिर से हम बोल देते हैं इसको कि जब अमोनिया की अभिक्रिया प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 500 केल्विन तथा 10 बार दाब पर ऑक्सीजन से कराते हैं तब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। ये हो गया हम लोग का प्रथम चरण की भाषा। द्वितीय चरण स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं? जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना था उसी को दोबारा NO को ही दोबारा क्या करते हैं? ऑक्सीजन से दोबारा अभिक्रिया करा देते हैं। तो इस बार क्या बन जाएगा? NO2। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी हम लोग देखे हैं, हमारे ऑक्साइड में आया था नाइट्रोजन के ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दूसरा हम लोग का हो गया। इसमें भी हम लोग बोल देंगे ऐसे कि प्रथम चरण के उत्पाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तृतीय चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें, स्टेप 3, तो इसमें क्या होता है? NO2 और प्लस H2O। तीसरे चरण में इसका अभिक्रिया अब किसे करा देंगे? जल से। तो जल से करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा इससे? NO2 प्लस H2O से। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से
HNO3 से हमको मिल जाएगा NO। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो ओस्टवाल प्रकरण है उसमें जो तृतीय चरण है, स्टेप 3 है, उसमें जो NO बनता है उसका और क्या उपयोग किया जा सकता है, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि ओस्टवाल प्रकरण को और अच्छे तरीके से कैसे लागू कर सकते हैं, हमारा HNO3 का प्रोडक्ट और अच्छा कैसे मिल सकता है। तो इसका आंसर ये होता है कि तृतीय चरण में बना हुआ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तृतीय चरण में स्टेप 3 में बना हुआ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दोबारा स्टेप 2 में अगर यूज कर लिया जाए तो हमारा बाई प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट को बनाने में काम आने लगेगा। हमारा बाई प्रोडक्ट जो है NO, जो कि अभी यूजफुल नहीं है, यूजफुल हमारा HNO3 था, यही बनाना था हमको, बन चुका है। तो NO जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो NO को क्या करते हैं हम लोग, दोबारा स्टेप 2 में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमको HNO3 मिलेगा ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस बोलते हैं पानी के साथ। ठीक है, तो पानी के साथ ही अभिक्रिया कराए हैं तो पानी के फॉर्म में ही मिलेगा, ऑब्वियसली पानी के फॉर्म में ही मिलेगा। चलो, तो इसमें अगर हम लोग और बात करें कि HNO3 जो है इसके गुण की बात करें, स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर ली है, इसके गुण की बात करें तो ये जो है क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। ठीक है, और रंगहीन द्रव है, ये रंगहीन द्रव है और अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। हिमांक और इसका क्वथनांक जो है लगभग 230 और 355 होता है, यानी कि 355 पर ये क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा। तो 355 है यानी कि कमरे के ताप से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये द्रवीय रूप में उपस्थित होगा। और जो हिमांक है इसका कितना है, 231 231 230 के आसपास। तो ये तो हो गया इसका फिजिकल जो है गुण। ठीक है, भौतिक गुण, भौतिक गुण इसका क्या आया कि ये द्रवीय रूप में होगा, द्रवीय रूप में होगा और अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। अब अगर हम लोग देखें कि इसका रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण की अगर चर्चा करें तो HNO3 जो है वो जल में अगर मिलाया जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन देता है। रासायनिक गुण की अगर चर्चा करें, रासायनिक गुण की अगर चर्चा करें तो पहला गुण HNO3 H2O से रिएक्शन करेगा तो ये अपना H+ त्याग देगा, और H+ किसके साथ चला जाएगा, H2O के साथ। तो पहले से 2 था, एक और आ गया H3O, और ये प्लस लेके आएगा, प्लस क्या बाहर हो जाएगा, NO3-। तो हाइड्रो H जल के साथ तो अभिक्रिया करके ये क्या देता है, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम आयन। अब बात करते हैं कि अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करे तब क्या बनाता है, ये कॉपर के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाएगा। ठीक है, कॉपर और जिंक के साथ 2 तरह के रिएक्शन इसमें देखे जाएंगे। ठीक है, एक बार तो कॉपर के साथ ये रिएक्शन करेगा तो HNO3, एक बार हम लोग देखेंगे तनु और एक बार देखेंगे हम लोग सांद्र। समझते हैं हम लोग इन दोनों शब्दों का मतलब, तनु का मतलब क्या है और सांद्र का मतलब क्या है। ठीक है, तनु का मतलब होता है पानी के साथ, पानी की मात्रा जब अधिक होती है तो उसको बोलते हैं तनु, कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बोलेंगे सांद्र, पानी की मात्रा जब कम होगी तब बोलेंगे सांद्र, और पानी की मात्रा अधिक होगी तब बोलेंगे तनु। तो जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है यानी कि तनु स्थिति में होता है HNO3 और तब उसका रिएक्शन कॉपर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल 2, CuNO3 का होल 2। लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NO, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। जबकि अगर शांत कर देते हैं इसी चीज को तो भी हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो तो कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा, कॉपर नाइट्रेट ही बनेगा प्लस। लेकिन जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो बदल जाता है, वो बनता है NO2, वो क्या बनता है, NO2। तो यह डिफरेंस है, H2O दोनों में बनता है। ठीक है, H2O जो है दोनों में बनेगा। तो जो अंतर है वो अंतर कहाँ पे आया, तनु और सांद्र की स्थिति के कारण अंतर आया हमारे पास NO में
और NO2। ठीक है, जब तनु होगा तो NO बन जाएगा और जब सांद्र होगा तब NO2 बन जाएगा। ऐसा एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है कि कॉपर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, और हम बोले थे तब कि जब हम पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, तब क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन था जो नहीं बना था, जो नहीं बना था वहां पे वो क्वेश्चन क्या था कि कॉपर की अभिक्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल से कराई जाए तो किस प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। तो उसका आंसर भी यह है कि प्रोडक्ट किस प्रकार के बनेंगे, तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रोजन के दो प्रकार के ऑक्साइड बनेंगे, एक बार तो मोनोऑक्साइड बनेगा और एक बार डाइऑक्साइड बनेगा, एक बार डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखते हैं हम लोग कि उसके साथ रिएक्शन कैसे करता है ये जिंक के साथ। जिंक के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो जिंक के केस में भी क्या होगा, जिंक के केस में भी हम देखेंगे कि तनु और सांद्र का खेल है। ठीक है, जिंक भी दो बार रिएक्शन करेगा, एक बार जब HNO3 तनु हो और एक बार जब HNO3 सांद्र हो। सांद्र का मतलब पानी कम, पानी की मात्रा कम, और तनु का मतलब पानी की मात्रा ज्यादा। तो देखो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जी, प्रोडक्ट में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। जिंक का क्या बन जाएगा, नाइट्रेट, ZnNO3 का होल 2 और ZnNO3 का होल 2। सेम बात हो रही है, लेकिन इस बार भी जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो बनने वाला है वो अलग अलग बनेगा। एक में बनता है N2O, ठीक है, डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और एक में बनता है NO2, एक में बनता है NO2। ठीक है, एक में बनता है N2O और एक में बनता है H2O, फिर से दोनों में बनेगा। ठीक है, H2O जो है वो दोनों में फिर से बनेगा। तो फिर से अंतर आया है, तो अंतर देखो कहाँ पे आ रहा है, अंतर सिर्फ तनु के साथ आ रहा है। अगर पानी की मात्रा कम होती है तो अलग प्रकार का ऑक्साइड बन जाता है। पहले वाले कॉपर के साथ NO बन जा रहा था और यहाँ जिंक के साथ N2O बन जा रहा है। सांद्र की स्थिति में जो कांस्टेंट रह रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो NO2 ही बन रहा है, नाइट्रोजन का जो है ऑक्साइड ही बन रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही बन रहा है। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि जिंक के साथ नाइट्रिक अम्ल कैसे बिहेव करता है, तो इस तरह से बिहेव करेगा, और पूछे कॉपर के साथ कैसे बिहेव करता है, तो भी इसी प्रकार से बिहेव करेगा। अंतर सिर्फ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में आते हैं। इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है कि जो नाइट्रिक अम्ल है वो किससे रिएक्शन नहीं करता है, HNO3 रिएक्शन किस किस से नहीं करता है। तो कुछ ऐसे हैं जैसे क्रोमियम, एल्युमिनियम, ठीक है, AU, प्लेटिनम, इन सब पर HNO3 जो है, HNO3 का प्रभाव नहीं होता। इनसे ये रिएक्शन नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इन दोनों केस में तो ये ऑक्साइड बना लेते हैं, बाहर एक परत बना लेते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, गैल्वेनीकरण। तो एक बाहर परत बना लेते हैं ऑक्साइड का, जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, अपने बाहर एक Al2O3 का रिएक्शन करते ही एक परत बना लेगा, तो ये बीच में जो एल्युमिनियम है ये बच जाएगा। AE और PT ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ये जो नोबल मेटल जो है ये रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ रिएक्शंस और भी दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे अगर आयोडीन रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, आयोडीन का रिएक्शन अगर हो तो क्या बनाएगा, जैसे एग्जांपल के लिए I2 प्लस HNO3, आयोडीन अगर HNO3 से रिएक्शन करे तो क्या बनाएगा, तो ये आयोडीन का ऑक्सो अम्ल बना लेता है HiO3। नाइट्रोजन को आयोडीन रिप्लेस कर देता है, आयोडीन का जो है क्या बन जाता है यहाँ पे, ऑक्सो अम्ल। ये भी आएगा, हम लोग देखेंगे HiO3 आगे पढ़ने के लिए मिलेगा हमको, जब हम लोग आयोडीन पढ़ रहे होंगे। साथ में
जो NO2 और H2O है ये बाई प्रोडक्ट में सब में बनेगा, NO2 और प्लस H2 जितना भी अभी हम लोग देखने वाले हैं सब में बनेगा। कार्बन अगर रिएक्शन करे तो क्या बनता है, HNO3। कार्बन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये कार्बन जो है ये CO2 बनाता है। कार्बन किसी ऑक्सो अम्ल का निर्माण नहीं करता है और NO2 और H2O सब में बनेगा। ठीक है, अगर फास्फोरस रिएक्शन करे तो फास्फोरस के साथ रिएक्शन हो तो HNO3, तो क्या बनेगा, फास्फोरस ऑक्सो अम्ल बना लेता है। फास्फोरस कौन सा ऑक्सो अम्ल बनाता है, H3PO4, H3PO4। ठीक है, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है। प्लस NO2 और H2O तो तय है, सब में बनेगा, NO2 प्लस H2O सब में बनेगा। आखिरी हम लोग का है सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में रहता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है, आयोडीन 2 के फॉर्म में रहता है, कार्बन जो है सिंगल फॉर्म में रहता है, सल्फर 6 या 8 में रहता है। सल्फर 6 के फॉर्म में, H6 के फॉर्म में या फिर S8 के फॉर्म में रहता है। सल्फर भी जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे ये स्पेसिफिकली आएगा कि क्यों इसी फॉर्म में रहता है। ये रिएक्शन कर ले अगर HNO3 के साथ तो क्या बनेगा, HNO3 के साथ तो ये भी ऑक्सो अम्ल का निर्माण करता है, H2SO4 बना लेगा। तो ध्यान से देखो, HNO3 की सहायता से H2SO4 बनाया जा सकता है, ये एक तरीका है, ये भी आएगा आगे। ठीक है, प्लस साथ में NO2 और प्लस H2O तो सब में निकलेगा। तो NO2 और H2O याद करने की जरूरत यहाँ पे है ही नहीं, बस तुमको क्या याद करना है कि जिस भी एलिमेंट से जो कि हमारा नॉन मेटल है, जब HNO3 से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है, ब्रोमीन से भी रिएक्शन कर लेता है HNO3 और यही इसी तरह का प्रोडक्ट बनाता है HBrO3। ठीक है, क्लोरीन से भी HClO3। तो ये एक तरीका है, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको याद करने का, रटने की कोई जरूरत नहीं है, एक फॉर्मेट देखना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, वीडियो रुक गया, नहीं तो वीडियो तो चल रहा है। हम एक सैंपल लेके बैठते हैं ताकि हम उसमें देख सकें कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और मोबाइल जिसमें हम इसको देखते रहते हैं। सर वीडियो रुक गया है, बिल्कुल नहीं रुका है, तुम्हारे में रुका होगा। और किसी में भी वीडियो रुका है जी, और किसी में वीडियो रुका है, नहीं रुका है। चलो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कल क्लास चलेगा कि नहीं चलेगा ये हम सुबह में बता देंगे। ठीक है, तबीयत अगर ठीक रहती है तभी क्लास चल पाएगा। आज का होमवर्क लिख लो सब।
होमवर्क लिखो सब, होमवर्क। पेज नंबर 214, पेज नंबर 214। तुम अपना मोबाइल जो है वो फुल उसमें रखो तो दिखेगा नीचे का भी, फुल करके देखो सब दिखेगा, हाफ में नहीं दिखता है। पेज नंबर 214 पे क्वेश्चन नंबर लिखो, कौन कौन बन जाएगा इसमें अब। 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,